फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2024 में रिलीज क्राइम थ्रिलर मूवी साइलेंस 2 द नाइट ऑल बार शूट आउट। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक होटल के कमरे में होती है और काफी खुश होती है। उसके साथ उस कमरे में कोई और भी पर्सन होता है, लेकिन हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। दूसरे पर्सन के मोबाइल पे एक कॉल आता है, वो कॉल रिसीव करता है और अपना लैपटॉप ओपन करता है और इधर वो लड़की वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है। जब वो वॉशरूम से वापस आती है तो दूसरा पर्सन उसको बाहर जाने का इशारा करता है। वो अपना फोन उठाने जाती है और गलती से उसका फोन उस लैपटॉप पर गिर जाता है और गिरते ही उस लैपटॉप की स्क्रीन ऑन हो जाती है। तभी उस लड़की को वहाँ कुछ दिखता है और देखकर वो बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाती है। वो अपने मोबाइल से उसका कुछ फोटो क्लिक करती है, लेकिन तभी उस सेकंड पर्सन आता है और उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। रात का समय होता है और हम एसीपी अविनाश को देखते हैं जो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि रोड के किनारे एक आदमी एक लड़की को जबरदस्ती खींच कर ले जाता है और अपनी गाड़ी से उतरता है और उस लड़की के पास जाता है और उस लड़के को मना करता है। तो लड़का बोलता है एक प्रोस्टिट्यूट है और मैं इसके साथ जो भी चाहूँ कर सकता हूँ। तो अविनाश बोलता है लगता है तूने अमिताभ की मूवी पिंक नहीं देखी कि नो का मतलब तो नो ही होता है। वो लड़का अविनाश को धक्का देता है। अविनाश उसका एक हाथ पकड़ता है और उसको एक जोरदार पंच मारता है। वो लड़का दोबारा उठता है। अविनाश उसका दूसरा हाथ पकड़ के मोड़ देता है और उसको 2-4 थप्पड़ मारकर अपनी गाड़ी में बैठाता है। लेकिन तभी अविनाश के सीनियर का उसको कॉल आता है। वो अविनाश को बताते हैं कि नाइट ऑल बार में अभी अभी एक शूट आउट हुआ है और तुम्हें उस केस की इन्वेस्टिगेशन करनी है। वहाँ करीब 8 से 10 लोगों की मौत हुई है। तो अविनाश पूछता है कि कोई वीआईपी पर्सन मरा क्या? तो बोलता है हाँ, एक मिनिस्टर का पीए मारा गया है जिसका नाम सरयू शेख था। अब अविनाश अपनी पूरी टीम के साथ उस क्राइम सीन पे पहुँचता है और सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। तो देखता है काफी धुंधला होता है, वो विजिबल नहीं होता है। तो अपनी टीम से बोलता है सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो और इसे क्लियर कराना है। फिर अविनाश और उसकी टीम पूरे क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते हैं, डेड बॉडीज के फोटो क्लिक करते हैं। वहीं अविनाश देखता है कि मिनिस्टर के पीए के साथ एक टीवी रिपोर्टर भी बैठा होता है सेम टेबल पर और दोनों मारे गए होते हैं। सो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में अविनाश को लगता है कि शायद मिनिस्टर के पीए के पास कुछ इन्फॉर्मेशन रही होगी और जिसकी वजह से यह शूट आउट हुआ। अविनाश की टीम कैश काउंटर चेक करती है। तुम्हें पता चलता है कोई भी लूटपाट नहीं हुई और वहीं वो लोग देखते हैं जितने लोग मारे गए थे मैक्सिमम लोगों के पास उनके मोबाइल और उनके पर्स अवेलेबल होते हैं। तो ये तो कंफर्म था कि ये शूट आउट किसी आदमी को मारने के लिए ही टारगेट किया गया था। वहीं उन्हें एक शख्स मिलता है जो अभी जिंदा होता है लेकिन काफी सीरियस होता है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अविनाश अपनी टीम के साथ अपने ऑफिस में होता है और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज देखकर वो लोग उस केस को समझने की कोशिश करते हैं। तो अविनाश बोलता है शूटर अंदर आते ही पहले उसने मिनिस्टर के पीए को मारा, उसके बाद उसके बगल वाले को। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है जब वो शूटर 7 लोगों को मार चुका था तो ये लड़की उनके सामने एक लड़की का फोटोग्राफ्स होता है। ये लड़की वही होती है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में उस होटल के कमरे में देखा था। तो अविनाश बोलता है ऐसे इस लड़की के पास पूरा टाइम था वहाँ से भागने का, लेकिन वो चुपचाप बैठी रही क्यों? उसका असिस्टेंट बोलता है कि सर हो सकता है भाग रही हो और उसे गोली लग गई हो, नीचे गिर गई हो। तो बोलता है नहीं, तुम टेबल पे बिखरे खून को देखो। उसको देखकर ऐसा लगता है कि जब लड़की को गोली मारी गई तो लड़की उस टेबल पे बैठी हुई थी क्योंकि गोली उसे सीधे मारी गई है और शायद बाद में वो नीचे गिरी होगी। वहीं अविनाश इरफान नाम के लड़के का भी जिक्र करता है जो उस शूट आउट में मारा गया था। तभी अविनाश की टीम बताती है कि उस घायल आदमी को होश आ गया है। वो लोग उससे पूछताछ करने हॉस्पिटल जाते हैं। जब अविनाश उससे कातिल का हुलिया पूछता है तो बताता है कि उसने हुडी पहन रखी थी ब्लैक कलर की और उसके चेहरे पे दाढ़ी मूछें थी और वहाँ पे लाइट कम होने की वजह से मैं उसके चेहरे को अच्छे से देख नहीं पाया क्योंकि उसका चेहरा काफी ज्यादा हुडी से ही कवर था। अविनाश उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ और याद है जैसे कि किलर ने किसी को नाम से बुलाया हो? तो बोलता है ऐसा कुछ तो नहीं, लेकिन एक बात मुझे याद है जब मुझे शूट कर रहा था तो उसने कुछ बोला जैसे पाक पाक। फिर वो लोग उस लड़की का फोटो उसको दिखाते हैं और पूछते हैं क्या तुम इसे पहचानते हो? वो बोलता है नहीं। तो अविनाश बोलता है कि ये बातें जो तुमने हमें बताई और किसी को मत बताना। वो बोलता है ठीक है साहब। अब अविनाश अपनी टीम के साथ वापस अपने ऑफिस आता है। उस सीसीटीवी फुटेज को देखता है। वो देखते हैं कि वो लड़की जो मारी गई थी वो इरफान नाम के एक लड़के के साथ वहाँ पर आई थी और वहीं उसके पीछे एक ब्राउन कलर की हुडी पहने वाला शख्स भी उस बार में आता है और उसके थोड़ी देर बाद वो किलर जिसने ब्लैक हुडी पहन रखी थी और उसके हाथ में गन होता है वो भी अंदर आता है। तो अविनाश पूछता है कि क्या मरने वालों में से किसी ने ब्राउन कलर की हुडी पहन रखी थी? तो वो बोलते हैं नहीं। फिर वो आपस में डिस्कशन करते हैं लेकिन ब्राउन कलर की हुडी पहने हुआ शख्स बाहर नहीं आया। तो इसका मतलब वो कहाँ गया? तो उसकी टीम बोलती है शायद वो पीछे के दरवाजे से निकल गया होगा। लेकिन अविनाश को एक बात खटकती है। वो अपनी टीम से बोलता है कि जब शूटर ने एंट्री की तो सबको चलते हुए शूट करते जा रहा था, लेकिन उस लड़की को चाहता वो दूर से ही मार सकता था, लेकिन वो 2 टेबल घूमकर उसके सामने गया और फिर उसको मारा। इसका मतलब शूटर उस लड़की को जानता था और कोई तो वजह थी कि शूटर उसके सामने घूम कर गया और फिर उसको शूट किया। तो अविनाश अपनी टीम से पूछता है इस लड़की का नाम
नाम क्या है? तो लोग बताते हैं कि एक यही विक्टिम है जिसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला, बाकी सबके पास सबका पर्स और मोबाइल सब कुछ था, लेकिन इसका पर्स और मोबाइल वहाँ कुछ भी नहीं मिला हमें। तो अविनाश बोलता है कि इसका मतलब होम मिनिस्टर का पीए सरयू सेठ मेन टारगेट नहीं था, मेन टारगेट ये लड़की थी। किलर कुछ तो इस लड़की से चाहता था, कुछ ढूंढ रहा था, शायद उसका मोबाइल फोन या कुछ और। तो उसकी टीम बोलती है उस लड़की के पास से हमें सिर्फ 300 रुपए मिले और कुछ भी नहीं। अगली सुबह जब अविनाश अपने घर पर होता है तो उसे जय नाम की एक सब इंस्पेक्टर का कॉल आता है। वो बोलती है कि वो पहले उसके साथ किसी केस पर काम कर चुकी है। तो जय बोलता है हाँ मुझे याद आया। तो जया अविनाश से एक केस के बारे में बात करती है। वो बताती है कि हमें यहाँ जयपुर में एक लड़की की डेड बॉडी मिली है जो थोड़ी डिकम्पोज हो चुकी है। उसे मरे लगभग 72 घंटे हो गए थे। उसके गले में गोली मारी गई है, लेकिन गोली मारने से पहले उसका गला दबाया गया है। मुझे याद है कि आपने एक सीरियल किलर के बारे में बताया था जो अक्सर अपने विक्टिम्स के साथ ऐसा ही करता था। तो अविनाश बोलता है हाँ याद आया, उसका नाम बाबा गोम्स था, लेकिन अभी वो जेल में है, उसे तो उम्र कैद की सजा हुई है, वो बाहर कैसे आ सकता है। तो जया टीम के फोटोग्राफ अविनाश को व्हाट्सएप करती है। अब सीन शिफ्ट होता है। अविनाश अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसकी टीम बताती है कि उस लड़की का नाम आजमा खां है जो उस शूट आउट में मारी गई थी। वही अविनाश को ये भी पता चलता है सारी गोलियां एक ही बंदूक से चलाई गई थी और उस लड़की आजमा को मारने के लिए शूटर उसके टेबल के सामने गया और उसको सीधा शूट किया। वही अविनाश की टीम आजमा का सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करती है तो देखते हैं कि इमरान और आजमा तो अच्छे दोस्त थे। वहीं उनको एक और लड़की की तस्वीर मिलती है, लेकिन उसका नाम उनको नहीं पता होता। और जब अविनाश की टीम इरफान के फोन से लास्ट डायल पिंटू गैराज पे कॉल करती है तो उन्हें पता चलता है इरफान का एक साथी है जिसका नाम रिजवान है। तो अविनाश अपनी टीम को रिजवान के बारे में पता लगाने को बोलता है। अगले दिन अविनाश को उस डॉक्टर का कॉल आता है जो आजमा का ऑटोप्सी कर रहा था। वो बताता है कि आजमा की मौत से 2 दिन पहले किसी ने उसके चेहरे पे एक जोरदार मुक्का मारा था और उसकी वजह से उसके चेहरे पे एक रिंग का निशान बन गया था। और वहीं दूसरी तरफ हमें एक अर्जुन नाम का शख्स दिखाया जाता है जो अपने कमरे में होता है और अपने आंखों में काजल लगा रहा होता है। वहीं हम देखते हैं उसके कमरे में कई सारे फेस मास्क भी लटके होते हैं और वो दीवारों के सामने ही एक्टिंग करता है, लेकिन वो ऐसा शो करता है कि जैसे उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे हों और उनके सामने वो एक्टिंग कर रहा हो। वहीं दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो जयपुर में बैठा होता है और अपने घर में ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी उसके पास अर्जुन का कॉल आता है। वो दोनों किसी केस के बारे में बात करते हैं। वो आदमी बताता है कि अभी तक पुलिस उसकी पहचान भी नहीं कर पाई है, इसलिए हमें कोई खतरा नहीं है। वहीं वो आदमी अर्जुन से कुछ पैकेज डिलीवर के लिए पूछता है और दूसरी तरफ अविनाश अपनी टीम के साथ रिजवान का पता लगाते हुए उसके एड्रेस पर जाता है। तो उन्हें पता चलता है कि रिजवान अभी अपने गाँव गया हुआ है, उसके कमरे में ताला लगा होता है। फिर वो लोग आजमा के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कुछ सामान बिखरा पड़ा था। तो समझ जाते हैं कोई तो उसके घर की तलाशी लिया है और शायद वो पर्सन कुछ ढूंढ रहा था। जब अविनाश की टीम आजमा के कमरे की तलाशी लेती है तो उन्हें वहाँ महंगे ब्रांडेड कपड़े और महंगा बैग मिलता है। तो लोग समझ नहीं पाते कि एक मिडिल क्लास की लड़की के पास इतने महंगे कपड़े कैसे हो सकते हैं, लेकिन बाकी घर के सामान काफी नॉर्मल होते हैं। तो समझ नहीं पाते कि आजमा के पास इतने महंगे कपड़े और एक महंगा बैग कैसे है। वहीं उन्हें एक डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची और एक कोरियर रिसिप्ट भी मिलता है जिसमें आजमा के गाँव भोपाल का एड्रेस होता है। अब अविनाश अपनी सब इंस्पेक्टर के साथ उस डॉक्टर से मिलने जाता है। तो डॉक्टर बताता है वो आजमा, इरफान और रिजवान तीनों को जानता है। अविनाश पूछता है कि आजमा आपसे मिलने क्यों आई थी। तो बताता है उस बच्ची के मुंह पे किसी ने जोरदार मुक्का मार दिया था जिससे उसको चोट लगी थी, तो इसलिए मैंने उसे दवाइयाँ लिखी थी। तो अविनाश डॉक्टर को बताता है कि आजमा और इरफान मारे जा चुके हैं, लेकिन हमें वहाँ रिजवान की डेड बॉडी नहीं मिली, वो वहाँ पर नहीं था, लेकिन हम रिजवान से बात करना चाहते हैं। जब अविनाश रिजवान के बारे में पूछता है तो डॉक्टर बोलता है कि रिजवान अपने गाँव गया हुआ है। तो वो लोग उसको अपना कार्ड देते हैं और बोलते हैं जैसे ही रिजवान वापस आए उसको प्लीज बोलिए वो मुझको कॉल करे। अब अविनाश और सब इंस्पेक्टर संजना दोनों भोपाल जाते हैं और आजमा की माँ से मिलते हैं और उसको बताते हैं एक शूट आउट में आजमा मारी गई। आजमा की मौत की बात सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। वहीं उन्हें वो कोरियर पैकेट मिलता है। जब वो पैकेट को ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक पेन ड्राइव होता है और जब संजना उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में ओपन करती है तो उन्हें वहाँ एक फोटोग्राफ मिलता है जो एक लड़की की डेड बॉडी का होता है। और जब अविनाश उस फोटोग्राफ्स को देखता है तो उसे याद आता है जो जया ने अपने केस के बारे में उस लड़की का फोटोग्राफ भेजा था, वो और ये लड़की सेम होती है। और उस फोटोग्राफ को देखकर ये भी लगता है शायद आजमा ने ये फोटो किसी के लैपटॉप से क्लिक किया था। वहीं दूसरी तरफ हम एक आशा नाम की लड़की को देख जो 3 टीनेजर बच्चियों को एक कमरे में बंद करती है और बोलती है थोड़े दिनों की बात है, तुम तीनों को यहाँ एक साथ रहना पड़ेगा। और इधर हम देखते हैं संजना और अविनाश जा रहे होते हैं, तभी उन्हें वो डॉक्टर का कॉल आता है। वो बताता है कि रिजवान वापस आ गया है। संजना और अविनाश रिजवान से मिलते हैं। तो अविनाश रिजवान से पूछता है तू आखिरी बार आजमा और इरफान से कब मिला था। तो बताता है कि इरफान से मैं 4 तारीख को और आजमा से 3
तारीख को आखिरी बार मिला था। वहीं अविनाश आजमा के चेहरे पे लगे हुए उस चोट के बारे में पूछता है तो बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अविनाश रिजवान से उसके ट्रेन का टाइम और उसके गांव का नाम पूछता है तो रिजवान बोलता है मुझे टाइम तो याद नहीं और कुछ बड़बड़ाता है। तो अविनाश उससे ट्रेन का टिकट मांगता है। अब अविनाश अपने ऑफिस वापस आता है और जया को वीडियो कॉल करता है। वो बताता है कि जो दोनों फोटोग्राफ्स हैं वो अलग अलग टाइम के हैं। पहले फोटोग्राफ में लड़की का गला दबाकर हत्या की गई, उसके बाद उसको गोली मारी गई ताकि एक रैंडम किलिंग लगे। वहीं जया बताती है कि हमें उस लड़की के बारे में पता चल गया, उसका नाम है तारा सचदेव। वो मुंबई से एक फ्लाइट बुक करके जयपुर आई थी और यहाँ पिंक सिटी नाम के होटल में रुकी हुई थी। मेरी उस होटल के मैनेजर से बात हुई है। वो बता रहा था कि फर्स्ट नाइट तो तारा उसी होटल में थी, लेकिन सेकंड डे की मॉर्निंग वो होटल से कहीं बाहर गई और उसके बाद वो कभी होटल में वापस नहीं आई। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गोपाल को, जिसको अर्जुन को कॉल आता है तो गोपाल उसे बताता है कि यहाँ एक बड़ा क्लाइंट आने वाला है और उसे बहुत सारी लड़कियों की जरूरत होगी। तो अर्जुन बोलता है तो उसकी चिंता मत कर, लड़कियों का इंतजाम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अविनाश की टीम इंस्पेक्टर जया को कॉल करती है। वो बताते हैं जब हमारी टीम तारा के घर गई तो उसका घर बहुत बेसिक सा था, लेकिन उसके अलमीरा में हमें महंगे कपड़े और रेड कलर का एक महंगा बैग मिला। जैसा सेम बैग ही हमें आजमा के घर पर भी मिला था। हमें लगता है ये दोनों लड़कियां एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अविनाश की टीम को आजमा का सीडीआर मिल जाता है। अविनाश की टीम आजमा के फोन का डाटा और सीडीआर चेक करती है तो उन्हें कॉन्टेक्ट लिस्ट में एक राजीव कुमार का नाम आता है जिसे अक्सर कॉल किया गया था। वहीं दूसरी तरफ उन्हें आजमा के फोन में कुछ मैसेज मिलते हैं जो एक ही पैटर्न में लिखे होते हैं। उन पैटर्न को जब वो चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है उस मैसेज में कुछ बिल्डिंग के नेम, डेट और फ्लैट नंबर होते हैं। वहीं उन्हें एक और मैसेज मिलता है जहां आजमा ने किसी अमीशा नाम की लड़की को मैसेज किया था और उसको मिलने के लिए बुलाया था और अपने मैसेज में लिखा था कि इस मीटिंग के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अब अविनाश सब इंस्पेक्टर अमित के साथ राजीव के ऑफिस में उससे मिलने जाता है। पहले तो राजीव आजमा को पहचानने से इनकार कर देता है। वो बोलता मैं किसी आजमा को नहीं जानता, लेकिन जब अविनाश उसे धमकाता है तो एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसे जानता था। वो बताता है कि वो आजमा से एक किसी पार्टी में मिला था, उसके बाद उन दोनों की जान पहचान हो गई। वो बोलता है आजमा एक प्रोस्टिट्यूट थी तो मैं उससे कभी कभार सर्विसेज लेता था। और बताता है कि कुछ दिन पहले मुझे आजमा का कॉल आया था और उस समय मेरी वाइफ मेरे साथ में थी, इसलिए मैंने उसका फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और मैंने उससे पहले भी बोल रखा था कि वो मुझे कभी भी कॉल नहीं करेगी, जब भी जरूरत होगा तो मैं उसको कांटेक्ट करूंगा। तो अविनाश राजीव से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आजमा किस स्कॉट एजेंसी के लिए काम करती थी? तो राजीव बोलता है मैंने कभी किसी स्कॉट एजेंसी को कॉल नहीं किया, मैं उसको डायरेक्ट ही कॉल करता था और सर्विसेज लेता था। अविनाश अपने ऑफिस वापस आ जाता है तो संजना उसको बताती है कि जिन नंबर से वो मैसेज और कॉल आए थे वो सारे नंबर एक ही लड़की के नाम से रजिस्टर्ड है। उसका नाम है पूनम शर्मा। पूनम शर्मा ने एक साथ ही 12 सिम खरीदे थे। और वही संजना अविनाश को बताती है कि हमें थोड़ी देर में अमीशा से एक कैफे में मिलना है। तो अविनाश और संजना अमीशा से मिलते हैं। अमीशा देखने में ही काफी डरी हुई लग रही थी। वो बताती है कि सारे जो भी मैसेजेस आपके पास हैं ये सब अलग अलग नंबर से हमें आते थे। वहीं अमीशा उन्हें सारे बिल्डिंग्स के नाम बताती है और ये भी बताती है उसको जयपुर से यहाँ एक औरत और एक आदमी लेकर आए थे। उन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं की। उन्होंने बताया कि हम तुम्हें एक फिल्म की हीरोइन लेना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, यहाँ फिल्म की हीरोइन बनाने के बहाने लाए और हमें इस धंधे में ढकेल दिया। तो अविनाश अमीशा से पूछता है कि 3 तारीख को आजमा को किसी क्लाइंट ने मुक्का मारा था और उसी दिन आजमा ने उस क्लाइंट के लैपटॉप से एक फोटो क्लिक किया था और 4 तारीख को आजमा तुमसे मिलना चाहती थी। वो क्या मैसेज था जो तुमको बताना चाहती थी? इसके बाद तो अमीशा बुरी तरह डर जाती है। वो बताती है कि उस मैसेज की वजह से मेरी जान भी खतरे में आ गई है और आजमा तो पहले ही मारी जा चुकी है। तो अमीशा वही टिश्यू पेपर पर लिख कर कि मैं बाद में मिलूंगी, मैं अभी बाहर जा रही हूँ, यह लिख करके वहाँ से भाग जाती है। अमीशा वहाँ से सीधा अपने कमरे पर जाती है। तभी हम देखते हैं एक हुडी वाला पर्सन उसके बिल्डिंग की सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है। थोड़ी देर बाद अमीशा के दरवाजे को कोई नॉक करता है। वो दरवाजा खोलती है और सेंसिक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमित और राज पूनम के घर जाते हैं तो देखते हैं पूनम एक ओल्ड एज औरत होती है जो व्हील चेयर पे बैठी होती है। तो उन्हें बताती है कि एक औरत कुछ दिन पहले उससे मिली थी और उसने उसके आधार कार्ड से 12 सिम खरीदे थे और उसके बदले में उसने पूनम को 15,000 रुपए दिए थे। ये सब बातें अमित और राज आकर अविनाश को बताते हैं। तो वो लोग आपस में बात करते हैं। हमें तो एक पूनम के बारे में पता चला, पता नहीं ऐसी कितनी पूनम होंगी जिनके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके ये लोग सिम खरीदते होंगे। और वहीं दूसरी तरफ अविनाश ने एक पुलिस वाले को अमीशा के घर पे नजर रखने के लिए बोला था। रात में जब अविनाश अमीशा के फ्लैट के पास पहुंचता है तो पुलिस वाला बोलता है सर जब से मैं आया तब से यहीं पर खड़ा हूँ, न किसी को आते देखा न जाते। तो अविनाश पूछता है क्या उसके फ्लैट की लाइटें शाम से ही ऑफ हैं? वो बोलता है हाँ। अविनाश समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। जब वो लोग उसके फ्लैट में जाते हैं देखते हैं अमीशा मारी जा चुकी थी। उसकी डेड बॉडी के पास एक चाकू पड़ा हुआ था
और उसके हाथ पे एक गहरे कट का निशान था। वहीं उन्हें एक सुसाइड नोट भी मिलता है, लेकिन डॉक्टर अविनाश को बताता है कि ये एक मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है। जो कट लगा है वो किसी और ने उसके हाथ पे कट लगाया है और खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं अविनाश और उसकी टीम जब पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं तो एक पड़ोसन बताती है कि अमीषा उससे मिली थी और उसके वहाँ चाय पी और उसने बताया कि वो 4-5 दिनों के लिए कहीं बाहर जा रही थी। कल उसकी फ्लाइट थी, लेकिन वो कहाँ जा रही थी इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। वहीं अविनाश की टीम को अमीषा के घर से एक लेटर पैड मिलता है जिसमें ऊपर के पेज की लिखी हुई थंबप्रिंट नीचे होती है, जिसको पढ़कर अंदाजा लगाते हैं कि अमीषा जयपुर जाने वाली थी। और उसमें ये भी मेंशन होता है कि अमीषा के साथ कुछ और लड़कियां भी जयपुर जा रही हैं। इसके बाद वो लोग उस फ्लाइट को सर्च करते हैं जिससे अमीषा जयपुर जाने वाली थी। उन्हें उसी डायरी पर एक अर्जुन चौहान नाम के शख्स का भी नाम लिखा मिलता है, तो वो लोग समझते हैं हो सकता है अर्जुन चौहान उसका क्लाइंट रहा हो। वहीं अविनाश की टीम उन लड़कियों की लिस्ट तैयार करती है जिनकी उम्र 15 साल से 21 साल हो और वो अकेली फ्लाइट में ट्रेवल कर रही हो। और तभी अमीषा की दादी अविनाश के ऑफिस आती है। वहीं बातचीत के दौरान अमीषा की दादी बताती है कि अमीषा जब छोटी थी तभी एक आदमी और एक औरत हमारे घर आए थे और वो बोले कि अमीषा काफी सुंदर है, हम इसे हीरोइन बनाएंगे। हालांकि मैं तो अमीषा को उनके साथ नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन अमीषा की माँ काफी लालची औरत है, उसने मेरी बच्ची को उनके साथ भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ अविनाश की टीम उस फ्लाइट में ट्रेवल कर रही 15 से 18 साल की सिंगल लड़कियों की लिस्ट तैयार करती है और वो इंस्पेक्टर जया को जयपुर में कॉल करते हैं और खबर मिलते ही जया अपनी टीम के साथ एयरपोर्ट के लिए निकलती है। वहीं दूसरी तरफ हम एक सन्नी नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ जयपुर से कुछ दूर एक पुराने महल में जो अब होटल की तरह इस्तेमाल होता है वहाँ रुकता है। इंस्पेक्टर जया एयरपोर्ट पर उन लड़कियों को ढूंढती है, लेकिन तभी हम देखते हैं एक प्राइवेट टैक्सी से वो सारी लड़कियाँ वहाँ से निकल जाती हैं और जया उन्हें नहीं देख पाती। वहीं अविनाश अपने सीनियर से मिलता है और उसको इस केस के बारे में अपडेट देता है कि जो तीनों लड़कियाँ मारी गयी वो एक ही स्कॉट ग्रुप के लिए काम कर रही थी। और मेरी टीम ने ये भी पता किया कि आज कुछ लड़कियाँ फ्लाइट से जयपुर उतरी हैं, जिनमें से 7 लड़कियों का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, जिसे हमारी टीम ट्रैक नहीं कर पा रही है और एक क्लियर कट एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। फिर अविनाश अपने सीनियर से परमिशन लेकर जयपुर के लिए निकल पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अर्जुन गौरव से मिलने जयपुर पहुंचता है। वो दोनों एक कमरे में बैठे होते हैं जहां ढेर सारे नोटों की गड्डी रखी होती है। और दूसरी तरफ हम उन लड़कियों को देखते हैं जिनके फोन स्विच ऑफ थे। उनके साथ एक औरत होती है जिसको सारी लड़कियां दीदी कहकर बुलाती हैं और वो औरत उनसे बोलती है कि कुछ दिनों में तुम सब हीरोइन बन जाओगी। उनमें से कुछ लड़कियां अपने घर वालों से बात करने की जिद करती हैं, तो औरत मना कर देती है। लेकिन उनमें से एक लड़की बाथरूम के बहाने जाती है और अपने पास एक फोन छुपा के रखती है। वो अपने फोन को जैसे ही ऑन करती है, इंस्पेक्टर अमित उसको कॉल करता है। तो लड़की बताती है हम 7 लड़कियां हैं और हमारे साथ एक दीदी भी है। अभी अमित उससे कुछ पूछ पाता तब तक वो औरत उस बच्ची के पास आ जाती है। तो बच्ची अपना फोन डिस्कनेक्ट करके अपने पर्स में रख लेती है, लेकिन वो औरत समझ जाती है, उस लड़की से फोन को छीन लेती है। तो अमित अविनाश को इन्फॉर्म करता है मेरी उन 7 लड़कियों में से एक लड़की से बात हुई, लेकिन फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अविनाश की टीम जयपुर की लोकल पुलिस के साथ मिलकर उन लड़कियों को ट्रैक करते हुए उस महल में पहुंच जाते हैं और उन लड़कियों को बचा लेते हैं और वो लोग उस औरत को भी अरेस्ट करते हैं। तो औरत गौरव का एड्रेस बताती है। अब अविनाश की टीम गौरव के पास पहुंचती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। वहीं अर्जुन को इस रेड के बारे में पता चल जाता है। वो जयपुर से एक कार हायर करता है और वहाँ से निकल जाता है। तो गौरव पूछताछ के दौरान पुलिस वालों को अर्जुन चौहान के बारे में बताता है। वो उसकी मदद करता है अर्जुन चौहान का स्केच बनाने में और ये भी बताता है कि अर्जुन चौहान लंगड़ा कर चलता है और उसे हमेशा खांसी आती है और वो कुछ अजीब तरीके से बोलता है। वहीं गौरव अर्जुन के बारे में बताता है। वो बताता है अर्जुन बहुत सारे इलीगल काम करता है, उनमें से लड़कियों की सप्लाई भी एक काम है। और गौरव तारा के मर्डर के बारे में बोलता है कि हमारा एक क्लाइंट है जो तारा को बहुत पसंद करता था, लेकिन उसकी एक कमी है, वो लड़कियों के साथ मारपीट करता है और शायद उस दिन उसने तारा का गला जोर से दबा दिया, जिसकी वजह से तारा मारी गई। अब अविनाश को गुस्सा आता है। वो गौरव और उसके वकील दोनों की पिटाई करने लगता है। अब अविनाश अपनी टीम और उन बच्चों के साथ वापस मुंबई आ जाता है और अगले दिन अविनाश अपने ऑफिस में होता है तो अमित से बात करता है। वो बोलता है हमारा टारगेट है अर्जुन चौहान और अर्जुन चौहान को पकड़ने के लिए पहले मुझे उसके आसपास के प्यादों को गिराना होगा, लेकिन मुझे पता नहीं कि उसके प्यादे हैं कौन। तो अमित बोलता है कि सर एक प्यादे को तो हमने पकड़ लिया, उसका नाम है पिया गुप्ता, वो लड़कियों की हैंडलर है। अब अविनाश अमित के साथ नाइट ऑल बार के आसपास के सड़कों की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करता है तो उसे एक कार दिखती है जिस कार के बैक साइड की लाइटें फ्लिकर कर रही थी। तो अविनाश को पिंटू गैराज के मालिक का स्टेटमेंट याद आता है जिसने बोला था जो गाड़ी रिपेयर करने के लिए आई थी उसके बैक साइड की लाइट की प्रॉब्लम थी। अब अविनाश और अमित रिजवान का टिकट चेक करते हैं। टिकट पर डेट होती है 4 नवंबर 2023 का और ट्रेन का टाइम होता है दोपहर के 4 बजे। अब अमित दोबारा पिंटू गैराज पे कॉल करता है तो वहाँ का मालिक बताता है कि रिजवान ने वो गाड़ी 5 नवंबर
नवंबर की सुबह 3 बजे गैराज में वापस किया था। अब अविनाश का शक रिजवान पर बढ़ जाता है, क्योंकि रिजवान ने उनसे झूठ बोला था। रिजवान ने बोला था कि वो 4 नवंबर को ही अपने गाँव निकल गया था। अब अविनाश की टीम रिजवान को उसके घर से उठाती है और पुलिस थाने लाती है। उसकी पिटाई करना शुरू करते हैं। तब वो बताता है कि जब मैं प्लेटफॉर्म पे था तभी अर्जुन सर का कॉल आया और उन्होंने बोला कि नाइट ऑल वॉर में तुम्हें कुछ काम है, एक लड़की से मिलना है जो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा वहाँ आजमा और इरफान पहले से थे। उन्हें देखकर मैं शॉक रह गया, क्योंकि मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं था कि अर्जुन सर मुझे आजमा को मारने के लिए भेज रहे हैं। लेकिन वो बोलता है कि मैंने किसी को मर्डर नहीं किया, क्योंकि जब मैं आजमा से बात कर रहा था तभी वहाँ अर्जुन सर आ गए। पहले उन्होंने इरफान को शूट किया और फिर आजमा को शूट कर दिया, और उसके बाद अर्जुन सर आजमा की बैग में कुछ ढूंढ रहे थे। शायद वो आजमा का मोबाइल फोन ढूंढ रहे थे। रिजवान बोलता है कि सर मैं काफी डरा हुआ था, बिल्कुल ही अंदर से हिल गया था, क्योंकि मेरे सामने ही अर्जुन सर ने आजमा और इरफान को गोली मार दी थी। लेकिन मैं वहाँ से पास की मस्जिद में चला गया और पूरी रात वहीं पर बैठा रहा। दूसरे दिन शाम को मैं ट्रेन पकड़कर अपने गाँव चला गया। तो अविनाश बोलता है कि तू अभी का अभी अर्जुन को कॉल कर। और अर्जुन को कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर नॉट रीचेबल आता है। वहीं संजना आती है और अविनाश को बताती है आज तक अर्जुन को किसी ने देखा ही नहीं। मैंने प्रिया को वो स्केच दिखाए तो बोलती है कि 2 साल से मैं उसके साथ काम कर रही हूँ, लेकिन कभी मैं अर्जुन से नहीं मिली, सिर्फ हमारी बात कॉल पर ही होती है। वहीं संजना ये भी बताती है कि हर लड़की महीने में 1,25,000 चाहे कुछ भी हो वो कमाकर अर्जुन को भेजती है। तो अविनाश पूछता है कि ये लोग अर्जुन को पैसे किस तरह भेजते हैं, क्योंकि जब वो लड़कियाँ कभी अर्जुन से मिले ही नहीं तो पैसे कैसे भेजती है। तो संजना बताती है वो सारे पैसे रिजवान कलेक्ट करता है और रिजवान अर्जुन को पैसे ट्रांसफर करता है। अब अविनाश का पारा हाई हो जाता है और रिजवान के पास जाता है और उसको लातों और घूंसों से पीटने लगता है। अविनाश पूछता है कि कितनी लड़कियों से पैसे कलेक्ट करता है, तो रिजवान बोलता है 30। तो बोलता है कि खर्चे के बाद जो पैसे बचते हैं तो उनका क्या करता है, तो बोलता है कि एक लकड़ी के बॉक्स में रखकर मैं उन्हें कोरियर कर देता हूँ। जब रिजवान वो एड्रेस बताता है जहाँ वो कोरियर को भेजता था, वो एड्रेस तो राजू के ऑफिस का होता है। अविनाश राजू के पास जाता है और उससे अर्जुन चौहान के बारे में पूछता है। तो राजू बताता है कि अर्जुन चौहान तो उसका साला है, इस कंपनी का मालिक। वो लोग अर्जुन को अरेस्ट करते हैं और उसके कमरे की तलाशी लेते हैं। तो एक बॉक्स के अंदर उन्हें बहुत सारे सिम और एक मोबाइल फोन मिलता है। वो सारे सिम अलग अलग पॉलिथीन में रखे होते हैं। तो अविनाश अपनी टीम से बोलता है कि ये थोड़ा अलग है, ऐसे कैसे? अर्जुन जो इतना शातिर अपराधी है वो सारे काम काफी सीक्रेटली करता है, तो अपने ऑफिस का एड्रेस वो ऐसे कैसे दे सकता है? और दूसरी बात, वो सारे सिम कार्ड और वो मोबाइल फोन इतना इजी हमें मिल गया, ये केस इतना भी सीधा नहीं जितना हम समझ रहे हैं। तो अविनाश अर्जुन की सेक्रेटरी मारिया को बुलाता है और उससे पूछता है कि अर्जुन चौहान 10 तारीख से लेकर आज तक कितनी बार यहाँ से बाहर गया है, क्या कभी वो आउट ऑफ स्टेशन गया? तो मारिया बोलती है आउट ऑफ स्टेशन छोड़ो, वो तो 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं जाता। तभी वहाँ अर्जुन की बहन आरती आ जाती है। वो पुलिस वालों से बोलती है कि ये गलत है, तुम ऐसे मेरे भाई को अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन तभी आरती का बैग नीचे गिर जाता है और उसके बैग में रखे हुए सारे सामान फर्श पर बिखर जाते हैं। और दूसरी तरफ हम राजीव को देखते हैं जो आरती का हस्बैंड है, अपने केबिन में होता है और बोलता है पापा। ये बात अविनाश सुन लेता है। अविनाश अर्जुन को अरेस्ट तो कर लेता है, लेकिन उसे भी कहीं न कहीं लगता है कि अर्जुन वो मास्टरमाइंड नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। वो अपने ऑफिस में सोच रहा होता है। तभी वो अपनी सिगरेट जलाने के लिए माचिस निकालता है। अब अविनाश अपनी पूरी टीम के साथ दोबारा राजीव और आरती से मिलने उनके ऑफिस जाते हैं। तो संजना आरती से पूछती है कि 10 से 14 के बीच में तुम कहाँ थी? तो आरती बोलती है कि मैं बेंगलोर गई थी। तो अविनाश बोलता है कि तुम्हारी एसयूवी किसी भी टोल टैक्स पे रजिस्टर क्यों नहीं हुई? यहाँ तक कि तुम्हारी एसयूवी ही नहीं, हमने तुम्हारी सारी गाड़ियों के नंबर ट्रैक किए, लेकिन हमें तुम्हारी कोई भी गाड़ी किसी भी टोल प्लाजा पे ना तो रजिस्टर हुई ना तो सीसीटीवी में कैप्चर हुई। तो संजना बताती है कि 11 को तुम्हारी एसयूवी मुंबई टू दिल्ली हाईवे पर भी रजिस्टर हुई। फिर 10 तारीख को तुमने दिल्ली में एक कार हायर किया और उस कार से तुम जयपुर गई और फिर तुम जयपुर से अपने सारे काम निपटाकर उस रेंट की कार से वापस दिल्ली आई। अविनाश उस कैब की कंपनी का रिसिप्ट बिल भी दिखाता है और उसके बाद तुम फिर से दिल्ली से मुंबई अपने एसयूवी से आई, क्योंकि हमने टोल प्लाजा के सीसीटीवी में तुम्हारे एसयूवी को दोबारा वापस आते हुए कैप्चर किया। तो आरती बोलती है इससे क्या प्रूफ होता है? तो अविनाश बोलता है प्रूफ सब कुछ होगा। अर्जुन तुम्हारा सौतेला भाई है और दिमागी रूप से भी अच्छा नहीं है। तुम एक टैलेंटेड लड़की हो, लेकिन फिर भी अर्जुन सारी कंपनी का मालिक है और तुम और तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ यहाँ एज ए एम्प्लॉय काम करते हो। अब आरती गुस्से में बोलती है तुम एक क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे? तुम्हें मेरे मरे हुए बाप से पूछना चाहिए था, जो सारी जायदाद का मालिक उस अर्जुन को बना गया। तो आरती बोलती है तुम्हें क्या पता मुझे क्या क्या सहना पड़ा है अपनी जिंदगी में। जब मैं 8 साल की थी तभी मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और मेरे फादर ने मुझे एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया और वहाँ मेरे साथ काफी कुछ गलत होता रहा। वही संजना बोलती है कि जब तुम्हारे फादर को पता चला कि तुम एक लेस्बियन हो तो उनको काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अर्जुन के नाम कर दी। तो आरती बोलती है क्या तुम इन सबूतों के आधार पर मुझे अरेस्ट करोगे? तो अविनाश बोलता है नहीं, शुरू से शुरू करते हैं। आजमा ने तुम्हारे लैपटॉप पर उस लड़की की डेड बॉडी
का फोटो देखा था और आजमा की क्लाइंट कोई और नहीं तुम ही हो। हालांकि आजमा को उस टाइम नहीं पता था कि तुम ही अर्जुन हो, उसे लगता था कि तुम एक अलग क्लाइंट हो। फिर आजमा ने अमीषा के नंबर से तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए वो फोटोग्राफ्स भेजे, लेकिन तुमने गलती से अमीषा के मोबाइल पे रिस्पॉन्स कर दिया। तब तुम्हें लगा कि अमीषा को भी इस बारे में जानकारी है और वहीं दूसरी तरफ तुम उस बार में गई और वहाँ जाकर तुमने बाकी लोगों के साथ आजमा और इरफान को भी मार दिया। तुमने आजमा का पर्स चेक किया, लेकिन तुम्हें आजमा के पर्स में उसका मोबाइल ही नहीं मिला। तुम्हें पता चला कि अमीषा को भी तारा के मर्डर के बारे में कुछ जानकारी है। तुमने अमीषा को भी मार दिया। तो आरती बोलती है जिस नंबर से वो मैसेज भेजे गए थे वो नंबर तो अर्जुन चौहान के नाम पे रजिस्टर है, तो तुम लोग मुझे कैसे अरेस्ट कर सकते हो। तो अविनाश बताता है कि जब तुम अमीषा को मारने गई और स्ट्रगल के दौरान अमीषा के नाखून में तुम्हारे बाल रह गए थे और जब हमने उस बाल का डीएनए चेक करवाया तो डीएनए तुमसे मैच करता है और दूसरा प्रूफ अमीषा के सुसाइड नोट पे जो हैंड राइटिंग थी वो तुम्हारी हैंड राइटिंग से परफेक्ट मैच करती है। तो आरती बताती है कि इतना काबिल होने के बावजूद मैं सिर्फ यहाँ एक जॉब करती थी, तो मैंने साइड बिजनेस शुरू किया लड़कियों का सप्लाई का, और साथ ही साथ मैंने हर जगह नाम अर्जुन का इस्तेमाल किया। अगर कभी पकड़ा जाए तो अर्जुन पकड़ा जाए, और एक बार वो पकड़ा जाता तो उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाती। अभी वो लोग बात ही कर रहे थे तभी आरती वहाँ से भागती है और उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जाती है और वहाँ से कूदकर सुसाइड कर लेती है। आरती की मौत के साथ ये केस भी यहीं क्लोज हो जाता है। अब अविनाश अपनी पूरी टीम के साथ बैठकर चाय पी रहा होता है। तभी संजना पूछती है कि सर आपको कैसे पता था कि इन सब के पीछे आरती है। तो अविनाश बोलता है कि जब हम अर्जुन को अरेस्ट करने उसके ऑफिस गए थे तो आरती के बैग से कुछ सामान फर्श पे बिखर गया। उनमें से एक माचिस बॉक्स भी था जो कि कैमल ब्रांड का था, और कैमल ब्रांड यहाँ मुंबई में नहीं मिलता, ये जयपुर का ब्रांड है। और ऐसी चीजें आपके बैग में तभी होती है जब आप उस जगह से ट्रेवल करके आए हो। तो मेरा डाउट आरती पर जाता है। तभी अविनाश को कमिश्नर का कॉल आता है और कमिश्नर अविनाश को बताते हैं कि एक डायमंड बिजनेसमैन की बेटी का किडनैप हो गया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।